हम जन्मदिन मतलब इसलिए नहीं मनाते कि हम कम की गणना करें। मतलब मनाने का जो सार है वो पॉजिटिव है कि हम आगे क्या करें, आगे क्या देखें, क्या अचीव करें, अपने जीवन में कौन से लोग जुड़े, कौन से लोग घटे, ये सब भी याद दिलाता है जन्मदिन। और सबसे पहले कि आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। और बहुत सारे लोगों का मैसेज का जवाब मैंने दिया होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं दिया होगा। जिनका नहीं दिया होगा उनको जवाब मैं आज जरूर सामने दे का दिया होगा, वो तो दे ही दिया होगा मैंने। और कई बार होता है कि कितना भी आदमी सजग रहे, कितना भी रिस्पॉन्सिव रहे, बहुत सारी बातें होती है जो छूट जाती हैं दैनिक व्यवहार में। तो जैसे मेरे भी बहुत सारे मैसेजों का बहुत समय तक नहीं आता था, लेकिन तब भी मैं बुरा नहीं मानता था। इसलिए बुरा नहीं मानता था कि एक बैंडविड्थ है, उस बैंडविड्थ के बियॉन्ड कोई कितना सोचे और कितना सोचवाया जाए। शिकायत तो हर बात के लिए की जा सकती है, करे आपने तो मेरा मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं किया, आप तो जो है क्या बोलते हैं ऑनलाइन दिखे लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो उससे ये शिकायत एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अपने जीवन में कभी शिकायत नहीं की। अभी मैं कहाँ बोल रहा था उस दिन था कि वही 28 साल लगभग अब हो जाएंगे रिकॉर्ड पे मुझे नौकरी करते, काम करते। मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, और ये भी अच्छा रहा कि मेरी भी शिकायत कभी किसी ने लिखित रूप में नहीं की। जुबानी तो जरूर की होगी, उसको उसको कौन सेंसर कर सकता है, कोई नहीं मना कर सकता। तो सबसे पहले कि भाई आप सबने भारत एक्सप्रेस के 2 साल के सफर में साथ दिया और एक दूसरे के जो है साथी बने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अगर नवंबर में हमने सॉफ्ट लॉन्च कर दिया था 2022 में, और आधिकारिक रूप से हमने एक तरीके से 1 फरवरी को किया फंक्शन करके, लेकिन जनवरी से हम आने और जाने लगे थे रेगुलर बुलेटिन के जरिए। तो लगभग इस जनवरी में मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 साल हमने पूरा कर लिया है। 11 फरवरी को आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। अब टूफ जिसकी होगी वो देख ले अब, लेकिन निमंत्रण है। तो 11 फरवरी को हम लोग जनपद पे जो भीमराव अंबेडकर सेंटर है वहीं पे इस बार का दूसरी सालगिरह हम लोग मनाएंगे। और वहाँ पे आप जिसको जिस रूप में आना हो, परिवार के साथ आना हो, अकेले आना हो, बच्चों को लेके आना हो, जैसे आना हो, भारत एक्सप्रेस परिवार का फंक्शन है, सब लोग सादर आमंत्रित हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप सबका इतना स्नेह, प्रेम और आदर जो मेरे प्रति हमेशा दिखता है, मिलता है, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। और मानता हूं कि सही में परमात्मा की कोई असीम कृपा मेरे ऊपर है कि जो एक परिवार के रूप में हम सब लोग साथ काम कर रहे हैं। और अभी तक मैं मान के चल रहा हूं कि 2 सालों में मेरे किसी साथी ने मेरी किसी बात की अवज्ञा नहीं की। मेरा सबने बड़ा मान रखा, सबने बड़ी चिंता की। ये जब मैं सोचता हूं तो मेरा मन भावुक होता है कि आदमी को और जीवन में क्या चाहिए। भाई प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। प्रेम और सम्मान आप दोनों दोनों जो भाव हैं खूब बरसा के दिया आप लोगों ने। और मैं मन पे जोर डाल के भी याद करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से कोई निवेदन किया हो और किसी ने मेरी बात को न मानने पे असहमति जताई हो। हाँ, ये जरूर है कि मैं भी कोशिश करता हूं कि जब कोई निवेदन करूं तो अनरिजनेबल ना हो, ऐसा ना हो कि किसी के मन और दिल पे बोझ बन के गिरे। तो मैं भी जरूर ये कोशिश करता हूं कि इस बात को समझूं। हाँ, ये जरूर है कि मैं भी अभी कोई संत महात्मा तो नहीं हूं, कई बार मुझे गुस्सा आ जाता है। तो जिन पे गुस्सा भरता हो भाई, साल में एक बार बर्थडे के दिन माफी मांग लिया करूंगा आगे तो काम के सिलसिले में कई बार हो जाता है, मेरा भी आपा टूटता है कई बार, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता। क्योंकि जो गुस्सा उसी पे सबसे ज्यादा आता है जिससे सबसे ज्यादा गहरे प्रेम की अपेक्षा होती है। और जहां प्रेम नहीं होता है वहां आदमी किसकी परवाह करता है, और कौन परवाह करने के लिए खड़ा है, क्यों कोई चिंता करे। जाहिर सी बात है, झगड़ा जब भी होता है या तो घर में होता है, या तो पड़ोसी से होता है, या तो सहकर्मी से होता है। भाई एक गांव से दूसरे गांव वाले से झगड़ा नहीं होता आमतौर पर। होता भी तब है जब रास्ते में मेले में टकरा जाए कहीं, या कोई बात लग जाए। अमूमन हमारे मतलब साथियों के बीच में
इधर बीच मैंने बहुत देखा कि लोगों में बड़ा मनमुटाव है, बड़ा बाजी गुटबाजी हो रही है, लेकिन मैंने एक भी दिन आके यहाँ पे किसी को ना बैठाया ना मीटिंग की। मैंने सोचा कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम है ये खुद बीमारी ठीक कर लेगा अपना इसलिए अभी तक मैंने किसी मामले में आके बैठ के किसी को बुला के कोई बात नहीं की, एक बार भी। और मेरा मानना है कि प्रयोग क्या होता है, 4 दिन थोड़ा सा माहौल ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा टसमस होता है, लेकिन वो 5वें दिन सबको रियलाइज हो जाता है। गुस्सा और प्रेम के 2 कारण हैं। प्रेम का कारण है कि आपके मन के हिसाब से होता जाए तो ये ऊपर ऊपर वाला प्रेम दिखता है, और दूसरा होता है गुस्सा का कारण होता है कि आपके मन के विपरीत जब होने लगता है तो आपको गुस्सा आने लगता है। वो जॉन इलिया का एक शेर था, मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे पढ़ने को मिला कि मैं इस तरह हार जाऊंगा कि तुम जीत कर भी पछताओगे। तो जीवन में इस तरह से हारना सीखो यार। और मैं ऐसा दिल से चाहता हूं कि मैं ऐसा हर बार हारूं कि मेरे सामने जीतने वाला पछता जाए। मेरे हारने में हो तो हारने में मासूमियत ले आओ, जीत के भी क्या मिलना है भाई। जीतने वाले भी जीत के, भाई सिकंदर से जब उनके तो वो विश्व विजय पे निकल रहा था तो अपने गुरु से मिलने गया, तो कि क्या विश्व विजय करके, तो बोला आराम करूंगा। तो बोला कि क्या देख रहा है, मैं बेचैन। और फिलहाल कहानी है कि आप जीवन के किसी मोड़ पर, किसी जगह पर कुछ भी अचीव करके अगर बेचैन हैं तो आप ये मत समझिए कि आप सफल हैं, आप बेहद असफल हैं। लेकिन अगर चाय का ठेला लगा के भी चेहरे पे असीम शांति है और बेचैनी नहीं है शरीर में, चेहरे पर, भाव में, भंगिमा में, तो आप समझिए कि उस काम को करके आप किसी बिलियनियर से भी ज्यादा सफल हैं। तो जो लोग, अभी मैं पुणे लिटरेचर फेस्टिवल में बोलने के लिए गया था, तो चूंकि बात किताबों की हो रही थी और चूंकि हम लोगों का काम और पेशा भी किताबों से ही जुड़ा हुआ है, तो मैंने वहां पर 2-3 बातें कही कि वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक किसी सभा में साथ थे, दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ा अच्छा सामंजस्य है। हालांकि वॉरेन बफेट उम्र में बड़े हैं, बिल गेट्स उनसे आयु में छोटे हैं, एग्जैक्ट कितने की छोटाई बढ़ाई है मुझे याद नहीं है। तो दोनों से पूछा गया कि भाई कोई एक चीज आप पाना चाहें तो क्या पाना चाहेंगे, तो दोनों का एक ही जवाब, एक ही जैसा निकला कि अगर कोई ऐसी क्षमता आ जाए जो हमें जल्दी किताब पढ़ने की ताकत दे दे। तो फिर ये सवाल पूछा कि आप किताब क्यों पढ़ना चाहते हैं, बोला कि हम दोनों जो कुछ भी बने हैं किताबों के और नॉलेज के दम पे ही बने हैं, हमारा नॉलेज इकोनॉमी है। तो माइक्रोसॉफ्ट को भी आप देख लीजिए और वॉरेन बफे को भी देख लीजिए। वॉरेन बफे अपने एक छोटे से कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेडिंग करते हैं अपने नॉलेज के आधार पे, और आज दुनिया के जो 5 अमीरों की सूची बनाएंगे वर्ल्ड के, इस पृथ्वी के, तो उसमें उनका नाम है। तो सारा जो उनका अर्निंग्स है, जो सारी उनकी वेल्थ है, कैपिटल है, वो नॉलेज के दम पे ही है। वर्ल्ड डिज्नी भाई मीडिया से ही जुड़े आदमी हैं। हम लोग हिंदुस्तान के वे लोग जहां से ज्ञान की धारा, ज्ञान की गंगा बही, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और अंधविश्वास यहीं पर है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, महाभारत की लड़ाई को लेकर के। महाभारत की लड़ाई में कहा गया कि 1 अरब लोग महाभारत की लड़ाई में मरे कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो इसका जैसे होता है ना कि परीक्षण किया जाता है कि ये बात में कितनी सच्चाई रही होगी। तो अब निकलता है हिसाब कि जब भारत आजाद हुआ तो पूरे भारत की आबादी मात्र 35 करोड़ थी। महात्मा बुद्ध और महावीर के टाइम पूरे भारत की आबादी मात्र 2 करोड़ थी, और कृष्ण उससे भी करीब 2-3 हजार साल पहले हुए। तो कृष्ण जब रहे होंगे और महाभारत की लड़ाई हुई होगी, कुरुक्षेत्र में उन्होंने दिया होगा, तो आंकड़ा निकालने वालों ने इसको सत्यापित किया कि उस टाइम तो पूरे भारत की आबादी भी 1 करोड़ नहीं थी। ये सदी पूरा होते होते 100 करोड़ तक, 1 अरब की आबादी पहुंची है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में तो 1 अरब आदमी खड़े ही नहीं हो सकते, पाकिटमारी भी नहीं हो सकती, इतनी भी जगह नहीं बचेगी। इतनी छोटी जगह में 1 अरब आदमी खड़े कैसे हों। तो
कहने का मतलब है कि जो मिथ है, जो हम मानते चले जाते हैं, और मैं मानता हूं हमेशा, आज ये बात मैं हर जगह ये बोल रहा हूं आज के डेट में, कि एक धारणा ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, अंधविश्वास की मतलब पराकाष्ठा तक ले गया। वो ये कि रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब मोह माया है। भाई शाहरुख खान एक बड़े स्टार हैं, मैं कैमरे बोल रहा हूं, मेरे से अच्छी दोस्ती भी है, जान पहचान भी है। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी 11 अक्टूबर 2020 को, हम 8 घंटे बैठे दुबई में उनके घर पे, तो उन्होंने ये बात बोली मुझे, जो मुझे बड़ी प्रीतिकर और अच्छी लगी, कि उपेंद्र भाई, ये सब कहने से पहले ना आदमी के पास थोड़ा होना भी चाहिए, तब जब आदमी बोलता है तो अच्छा लगता है उसके मुंह से। घर में भूजी भांग नहीं है और आप कहें कि भाई मोह माया है, तो मोह माया फिर तो मोही माया है। हाँ, क्योंकि और किसी की समझ ही नहीं है फिर आपकी। तो यानी कि हम अगर हिंदुस्तान के लोग अपनी धारणाओं में इतने पक्के हैं, तो फिर भारत को तय कर देना चाहिए कि भाई हमें कोई अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करने की जरूरत नहीं है, 7 ट्रिलियन करने की जरूरत नहीं है, हम इतने में ही खुश हैं। लेकिन खुशी से आती नहीं, खुशी आती है भौतिक उपलब्धियों से भी। अगर पश्चिम को अध्यात्म ध्यान के बारे में जानना है तो आज भी भारत के बारे में सफर करते हैं। कभी पूरी दुनिया में ज्ञान की धारा यहीं से बहती थी, लेकिन आज हमें साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो हमें उधर जाना पड़ता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज हमने क्यों नहीं बनाई? क्यों? 3-4 कारण है उसके। जैसे हमको ये चिढ़ मचती है ना कि थोड़ा बदमाश टाइप का है, थोड़ा एक आध बार जो है पुलिस ने इसको थाने कचहरी भी बिठाया है, ऐसे है वैसे है। मैं बहुत शरीफ हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन ये ज्यादा पैसा कैसे कमाता है, ज्यादा रुतबा कैसे एंजॉय करता है? तो जब आप अपने घर में बैठे रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी, तो जो रिस्क टेकर है वो आपसे ज्यादा कमाएगा, आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करेगा सोसाइटी में। इसका कारण क्या हुआ कि अच्छे लोगों ने मिलकर अपने को घरों में बंद कर लिया, लुच्चे लफंगे लोग जो है पावर में आ गए। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा। अब अच्छे लोग आ रहे हैं, राजनीति में बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में तो पढ़े लिखे बिना आप आ ही नहीं सकते, लेकिन पूजा खेडेकर टाइप के केस हो भी जाते हैं देश में, कि भाई बिना प्री की परीक्षा दिए सीधे मेंस में बैठ के वो ट्रेनिंग भी कर रही थी। तो कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं। पहली बात कि हम यात्रा पे, खोज पे नहीं निकलते, हम कोई इन्वेंशन नहीं करते। दूसरी बात कि हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी जीरो हो चुकी है। तीसरी बात कि हम अज्ञात में छलांग नहीं लगाते। हमें नाला भी पार करना हुआ तो हमें इतिहास भूगोल चाहिए, पक्की पक्की जानकारी चाहिए। हमारे अंदर इतनी जाबाजियत नहीं है कि हम छलांग लगा दे, देखेंगे क्या होगा। तो वो जो क्षमता है अमेरिका में या उन देशों में जो टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर गए, आज अमेरिका की पूरी इकोनॉमी क्या है? टेक इकोनॉमी है। अगर अमेरिका की 5 कंपनियों की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा उनका टर्नओवर जोड़ दिया जाए, तो दुनिया के करीब 110 देशों की पूरी इकोनॉमी अकेले वो 5 कंपनियां होल्ड करती हैं। उसमें भारत की भी इकोनॉमी जोड़ दिया जाए, एप्पल का पूरा मार्केट का भारत की इकोनॉमी के बराबर है। तो क्यों ऐसा है? आज 200-400 बिलियनियर वहां पे हैं, 12,000 प्राइवेट जेट हैं। हमारे यहाँ 200 बिलियनियर इनकम टैक्स सूची में निकालता है, लेकिन कितने प्राइवेट जेट हैं? 250 भी नहीं है। और 250 में भी प्राइवेट लीजिंग वाली कंपनियां हैं, उसमें 50%, यानी प्राइवेट लोगों ने 100 जेट भी नहीं रखे हैं। तो इससे वेल्थ का पता चलता है कि हमारा नजरिया क्या है वेल्थ जनरेशन के प्रति। हमारा नजरिया बड़ा संकीर्ण है, बड़ा संकुचित है। आज वहां पे बातचीत हो रही थी CSIR कैंपस में, मैं गया था, तो मैंने एक बात बोली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते वक्त उनको इससे ऊपर एक और सेवा डालनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी ITS, इंडियन टीचर्स सर्विसेज। और प्रोफेसर्स को, टीचर्स को किसी भी ब्यूरोक्रेट से ज्यादा सैलरी, ज्यादा बड़ा घर और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जैसे जापान में, यूरोप में, अमेरिका में और ब्रिटेन में मिलती है। अगर वहां पता चलता है कि आदमी डीन है, प्रोफेसर है हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, तो लोग सीट छोड़ देते हैं, रास्ता खाली कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के कमरे के बाहर जो है IIM का डायरेक्टर भी बैठा हुआ है कुर्सी पे। अब IIM का डायरेक्टर है तो ऑब्वियस बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा, हजारों मैनेजमेंट प्रशिक्षु निकालता है अपने अंदर, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी उस तरह से हावी है कि यहाँ की जो मेधा है
वो कुंद हो गई। अगर टीचर ही जाके धक्के खा रहा है तो अपने विद्यार्थियों को वो सच्चे और चैतन्य मन से क्या पढ़ाएगा। और हमारे यहाँ सारी शिक्षा अतीतोन्मुखी है भाई। जितना हमारे यहाँ इतिहास के बारे में रटाया और पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें हमें मेमोराइज करना सिखाती हैं। बहुत अच्छी मेमोरी वाला आदमी बहुत जीनियस नहीं होता, वो एवरेज बुद्धि का आदमी होता है। आइंस्टीन को तो अपने घर का पता ही कई बार वो भूल गए। तो टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मुझे आइंस्टीन के घर पहुंचा दो, तो उतारते टाइम टैक्सी ड्राइवर पहचाना करे तो आप ही थे, बोले कि हाँ मैं अपने घर का पता भूल गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बार उनसे मिलने गए, मैंने बात कई बार बोली है, तो वो 5 मिनट लेट हो गए तो वो बाथरूम में चले गए नहाने। उनकी पत्नी उनकी सेक्रेटरी का काम करती थी, तो पूछे कि भाई कैसे भेंट होगी, तो उन्होंने कहा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। बोले कितना? बोला दिन भी और कई घंटे भी। तो बोले मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो जाते हैं बाथरूम में तो टब में लेट जाते हैं और कई कई दिन बाहर नहीं निकलते कई बार। तो राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा कि तब मुझे पता चला कि आइंस्टीन जो है विचारों में नहीं ख्यालों में जीने वाले आदमी थे। विचारों में नहीं, ख्यालों में जीने वाले आदमी थे। तो कहने का कुल मतलब यह है कि विरोध जहां हो, जैसे शंकराचार्य ने बुद्ध की स्तुति लिखी, जबकि शंकराचार्य में बुद्ध में बहुत ज्यादा विरोधाभास था, भयंकर। लेकिन हमारे यहाँ की जो संस्कृति रही है उसकी कुछ बड़ी खास बातें भी रही हैं। खास बात यह रही है कि एक दूसरे के विरोध करने के साथ 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 देने का भी बड़ा गहरा भाव रहा है। जैसे हिंदू धर्म को पूरे पृथ्वी पर सबसे उदार धर्म क्यों माना गया? क्योंकि पूरे हिंदू धर्म के इतिहास में हमने किसी एक साधु को जानते समझते चौराहे पे फांसी नहीं दी। हमने किसी मंसूर को, किसी फरीद को, किसी ईसा मसीह को क्रूसीफाई नहीं किया। थोड़ा टिन्न फिन्न रहा, बाद में मान गए, गले मिल गए, बात हो गई, साथ रहते रहे, थोड़ा मोड़ा निंदते रहे, थोड़ा मोड़ा गरियाते रहे, लेकिन चल गया जीवन। हमने फांसी नहीं दी किसी को, हमने किसी को मारा नहीं। लेकिन ये जितने बाकी धर्म हैं, इन धर्मों में बड़ी क्रूरता रही, इसीलिए हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा पृथ्वी पर उदार धर्म माना गया। तो कम से कम मैं मानता हूं कि भारत देश में जो भी रहेगा उसके ऊपर हिंदू धर्म की साया तो रहेगी, और साया रहेगी तो थोड़ा उदार रहेगा ही। मार्कंडे काटजू का एक एग्जाम्पल दिया मैंने आज, उनके भाषण में मैंने खुद सुना था। वो बोल रहे थे एक बार कि मेरे सामने एक मुकदमा आया जिसमें ये था कि सैकड़ों लोग पाकिस्तान से आए थे इंडिया, वो जासूसी के केसों में बंद थे। तो बोले मेरी निगाह गई कि उसमें जो बंद थे उनकी आयु क्या है, तो जो जिसकी सबसे कम आयु थी वो 60-65 साल थी और बाकी लोग 70 से ऊपर थे। तो बोले कि उसमें आयु से मैंने पूछा कि भाई मामला क्या है, वो क्या बोलते हैं ये लोग। तो बोले कि चूंकि मैं हाई कोर्ट में जज था तो अब क्रॉस वेरिफिकेशन तो यूजुअली हाई कोर्ट में नहीं होता, रेयर ऑफ द रेयर केसेज में जज का मन करे तो करता है। लेकिन बोले कि मैंने आयु से पूछा कि भाई क्या मामला है। तो बोला कि सर ये लोग कहते हैं कि पुराने अपनी मिट्टी की, वतन की, घरों की, दोस्तों की बड़ी याद आती है, इसलिए हम मिलने चले आए और हमें फर्जी केस में फंसा दिया। तो काटजू साहब ने ये लिखा अपने जजमेंट में कि मेरी इस बात को सुन के आत्मा जग गई और मुझे लगा कि 70-75 साल का आदमी जासूसी करने नहीं आता, उसको अपने वतन की, अपने पुराने घर की, पुरानी ईंटों की, पुराने चौबारे की, घर द्वार की, दोस्तों की याद सताती है। वो अपने अतीत को ढूंढते हुए आता है और मैंने सबको बरी कर दिया एक ही कलम से, सबको छोड़ दिया और सबको पूरा घूमने की, मिलने की पूरी आज़ादी भी दी और इज्जत से वापस पाकिस्तान जाने की अनुमति भी दी। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि जो चीजें, जैसे महाभारत का मैंने एग्जाम्पल दिया कि 1 अरब आदमी लिखा हुआ है, लेकिन वो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। उस टाइम पूरे हिंदुस्तान की आबादी 1 करोड़ भी नहीं रही होगी। 1 अरब तो छोड़ दिए, 1 अरब तो साल 2000 में हमने पूरा किया है। शताब्दी बीतते बीतते 1 अरब को काकड़ा पार किया हमने, और उसके 25वें साल में हम 150 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। पॉपुलेशन में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं। ठीक है, इसका फायदा भी भारत के बाजार को मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, ठीक उसी तरीके से जो एक जज ने ये महसूस किया कि भाई ऐसा नहीं है कि लोग जासूसी करने आए हैं, इस उम्र के लोग जासूसी नहीं करते। जासूसी करने के लिए सैनिक टाइप का आदमी चाहिए, जिसकी उम्र 20, 25, 30 साल होनी चाहिए, जिसके अंदर एक अलग तरह की फुर्ती हो, एक अलग तरह का मोटिवेशन हो। 75 साल का, 70 साल का आदमी जासूसी नहीं करता और उन्हें छोड़ दिया।
और छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो ठीक उसी तरीके से हमें भी अपने दिमाग में जज करना चाहिए कि किसने हमारी जासूसी की और किसने हमारी जासूसी नहीं की। अगर मेरा ये मानना है कि 30 सेकंड भी अगर आप अपने गुस्से पे काबू करके ठहर के सोचते हैं तो मुझे लगता है कि आप सही निर्णय लेते हैं। 30 सेकंड रुकना होता है टिप्पणी करने से पहले और गुस्सा करने से पहले। हालांकि मैं भी बहुत बार फेल हो जाता हूं तो लेकिन कोशिश मेरी जारी है कि भाई ठीक है, अपने अंदर इम्प्रोवाइज किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए और अच्छे से काम किया जाए। अल्टीमेटली हम न्यूज जैसे नीश प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। किसके बारे में? खबरों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन की जरूरतों के बारे में, उनके एस्पिरेशन का ध्यान रखना। तो अगर हम इस लायक खुद ही नहीं रहेंगे तो हमको क्या बताएंगे? हमें क्या बताने, मतलब हमें बताने की योग्यता तो होनी चाहिए ना कि हम कुछ बताने लायक हैं। हम ज्यादा अपडेटेड आदमी, हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी पढ़ते हैं, हम 10 चीजों से जुड़े रहते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, अच्छे तरीके से इंटरप्रेटेट करते हैं। अगर हमारे अंदर किसी चीज पर टिप्पणी करने की क्षमता ही नहीं है तो हम सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमसे मुतमईन हो, हमसे राजी हो, हमसे सहमत हो? नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम थोड़ा पढ़ें, थोड़ा संजीदा बने, थोड़ा सबके व्यक्तित्व को, सबके जो है चीज़ों को थोड़ा गरिमा दें, 1-2 चीज़ों को बर्दाश्त करें। और अगर मुझे लगता है कि कोई आदमी अनरीजनेबल है तो उसे उस टाइम न टोकें, बाद में जरूर टोकें, 1-2 लाइन का मैसेज ही भेज दें दूर खड़ा होकर, तो मुझे लगता है कि चीज़ें और बेहतर बन सकती हैं। जीवन का लक्ष्य हमारा क्या है? बेहतर बनना, परिष्कृत बनना उम्र और समय के साथ, न कि और ज्यादा गड्ढे में जाना। अगर हम जीवन में काम इसलिए कर रहे हैं कि रोज हमें नुकसान हो, या जीवन में हम इसलिए काम कर रहे हैं कि रोज हमें 2 कदम और आगे बढ़ने का मौका मिले, तो कोई आदमी ऐसा नहीं जो कहे कि हम काम इसलिए कर रहा हूं कि रोज मुझे नुकसान हो। कोई इस धरती पे आदमी नहीं मिलेगा जो ऐसा कहे। लेकिन हम काम ऐसे ही कर रहे हैं कि रोज हमें नुकसान हो, क्योंकि हमें मजा आता है, उसमें रस आता है। कहा गया ना कि मतलब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो निंदा रस और ईर्ष्या 2 चीजें ऐसी हैं, इससे मुक्त होने में आदमी को बड़ा समय लगता है, लेकिन संभला हुआ आदमी वही है जो इन दोनों के बीच में भी रास्ता बना लेता है। देखिए, बात अपनी मैं समाप्त कर रहा हूं। 3 तल है हमारी समझ का। पहला तो तल है जो पशुवत है, जैसे पशु पैदा होता है तो पूरा पैदा होता है, पूरी बुद्धि लेके पहले दिन ही पैदा होता है, और बड़ा होने तक वैसा ही रहता है। उसके अंदर कोई बहुत संभावना नहीं रहती, वो जैसा आया है वैसे जिएगा, वैसे चला जाएगा। दूसरा तल है हम मनुष्यों का। तीसरा तल है बुद्धों का, जो परमात्मा के लेवल तक पहुंचते हैं, यानी एक मनुष्य का जो उच्चतम शिखर हो सकता है वहां तक वो पहुंचते हैं। बीच का जो तल है हमारा, वो हम मनुष्यों का है, जो बहुत ही तनाव में, हताशा में, निराशा में, ईर्ष्या में, कुछ कचुराई में, ढुकचाई में, XY में, ZY में बीत जाता है, जो बहुत तनावपूर्ण बीतता है। लेकिन वो 2धारी तलवार की तरह होता है। अगर थोड़ा अच्छी लाइन पकड़ ले तो मंजिल की तरफ बढ़ जाता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता पकड़ ले तो एक्सीडेंट कर जाता है। तो ये जो मंजिल और एक्सीडेंट के बीच का जो तनाव है, उसी को आदमी अपने पूरे जीवन, एवरेज आदमी अपने पूरे जीवन मैनेज करते करते खत्म हो जाता है। लेकिन इसी में जो थोड़ा बहुत संभल जाता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। जय हिंद, जय भारत।